नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और आज हम कट स्टोरी में बात करेंगे। जबलपुर में जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो मामला चल रहा है, इसमें काफ़ी खुलासे हो रहे हैं और आगे भी चल के न जाने कितने खुलासे होंगे, लेकिन सच्चाई क्या है इस पे हम आज बात करने के लिए देवेश चौधरी जी के पास है। देवेश चौधरी जी एक पत्रकार भी हैं और सजग समाज सेवी भी हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर ये मामला मतलब कैसे शुरुआत हुई थी और क्या होगा इस पे आगे चल के। देवेश जी नमस्कार। आपका नमस्कार। ये जो अभी रेमडेसिविर मामला चल रहा है, आपको क्या लगता है इसमें? ये रेमडेसिविर जो मामला है, इंजेक्शन का मामला है, दरअसल इसमें एक बहुत बड़ा सिंडिकेट सक्रिय है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोखा की गिरफ्तारी या एक अस्पताल के संचालक की गिरफ्तारी, ये पूरे मामले को जो है दबाने का एक षड्यंत्र है। दरअसल ये समुद्र में जो डूबा हुआ ग्लेशियर की नोक मात्र है, उसकी गहराई समुद्र के अंदर तक है। कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि इसमें कई सफ़ेद पोस्ट भी इन्वॉल्व हैं और ये मामला जो है चूंकि 2 राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इस मामले की जांच जो है हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से या सुप्रीम कोर्ट स्वतः इसका सुमोटो ले संज्ञान ले अथवा सीबीआई को इसकी जांच करना चाहिए, क्योंकि यह मामला दबा दिया जाएगा। आप सोचिए कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले ऐसे नर पिशाच लोगों के विरुद्ध जो है जानबूझ के जो है हल्की फुल्की कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई ये दर्शाती है कि ये पूरे मामले में जो है एक कवर अप किया जा रहा है, लीपापोती किया जा रहा है। क्योंकि आप जो है नमक और शक्कर से जो है जो इंजेक्शन बना रहे हो, जिसकी लागत भी ही 10 रुपये से ज़्यादा नहीं है, और वो जो है आपने 35 हज़ार 30 हज़ार रुपये में 28 हज़ार रुपये में परिजनों को लगाया है, जिनने लाखों रुपये का भुगतान किया है। यानी डॉक्टरों पर जो है मरीज भरोसा करते हैं, उनके भरोसे का जो है कत्ल किया गया है। मैंने खुद अपने कई परिजनों को, कई अपने निकट के रिश्तेदारों को इस महामारी में खोया हुआ है। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये आक्रोश एक आम आदमी का आक्रोश भी आप इसको कह सकते हैं और ये व्यवस्था के प्रति जो है जनता का विद्रोह भी कह सकते हैं। क्योंकि ये जो है इस मामले में जो है चाहे प्राइवेट नर्सिंग होम एसोसिएशन हो, चाहे वो अस्पताल संचालक हो, चाहे वो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हो और चाहे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, इन सबकी जो है षड्यंत्रकारी चुप्पी जो है एक गंभीर षड्यंत्र की ओर इशारा करती है। अच्छा, नहीं सरकार ने जो मतलब प्रशासन ने इस पे रासुका भी लगा दिया है, तो क्या आपको लगता है कि रासुका पर्याप्त है? ये रासुका ये कोई मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं है। रासुका अपराधियों पे लगता है। रासुका एक उसको आप कह सकते हो कि एक विशेष प्रावधान है कि आपको एक निर्धारित अवधि तक जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन जमानत तो मिलेगी आपको, क्योंकि आपके ऊपर जो है हत्या का आरोप नहीं लगा। यह गैर इरादतन हत्या का मामला भी नहीं है, ये सीधे सीधे 302 का मामला है। क्योंकि आपको मालूम है कि जो इंजेक्शन आप पेशेंट को दे रहे हो, कोरोना के पीड़ित व्यक्ति को दे रहे हो, और उस इंजेक्शन से उसको फायदा नहीं है, उसको वास्तविक रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलता तो हो सकता है उसकी जान बच सकती थी। आपने ना तो रिकॉर्ड जब्त किए हैं, ना तो आपने उसकी रिमांड मांगी है, ना तो आपने जो है एक मामूली जेब कतरा है जो पकड़ में आता है पुलिस के, उसकी भी रिमांड ले ली जाती है न्यायालय से, ताकि यह पता चल सके कि उसने कितनों की जेब काटी है। एक जो साधारण चोर है जो चोरी करके पकड़ता है, उससे भी ये पूछा जाता है कि तूने कहां कहां चोरी की, इसके लिए हमें इससे पूछताछ करना है। लेकिन इतना गंभीर मामला है, किन किन अस्पतालों में इंजेक्शन सप्लाई हुआ है, इसमें इस सिंडिकेट में कौन कौन शामिल है, इसमें किन की सहत थी, किन का संरक्षण था। जनप्रतिनिधियों ने भी बहुत से इंजेक्शन बुलवाए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन इंजेक्शनों में ये इंजेक्शन भी शामिल रहे हों। इस पूरे मामले की गहरी तहकीकात होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया है। और एक SIT बना के अपने स्तर पर जो है फॉर्मेलिटी करते हुए सीधी सीधी उनको जेल पहुंचा दिया गया मैंने रिमांड लिए हुए। इसलिए मुझे लगता है कि रासुका की कार्रवाई इसमें अपर्याप्त है। इसमें जो है अन्य धाराएं भी लगनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें कमजोर धाराएं भी लगाई गई हैं, जिसका फायदा जो है आरोपी को आगे चल के न्यायालय में मिल सकता है। अच्छा, एक चीज़ ये देखने में आ रही है कि ये मामला जब गुजरात पुलिस आती है, गुजरात पुलिस इसका खुलासा करती है, यहाँ की जो पुलिस है बिल्कुल सोई रहती है। तो आपको क्या लगता है गुजरात पुलिस आने के बाद ही हमारी पुलिस सक्रिय हुई? निश्चित रूप से जब गुजरात पुलिस आती है और गुजरात पुलिस जो प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य से यह मामला शुरू होता है, वहाँ पे मोरबी में जो है ये नकली इंजेक्शन तैयार होते हैं। और जब गुजरात पुलिस आती है और यहाँ पे जो है एक आरोपी जैन को जो है जिसकी दवा बाजार में दुकान है उसको पकड़ के ले जाती है, और उसका चाचा जब यह बताता है कि इस मामले में जो है सिटी अस्पताल का संचालक मुखा ने ही जो है प्रेरित किया था मेरे भतीजे को इंजेक्शन खरीदने के लिए कि बल्क में इंजेक्शन तुम लेके आओ, है तभी हम तुम्हारा रोका हुआ 70 लाख का पेमेंट करेंगे। तो उसके बाद पुलिस फिर सक्रिय हुई, लेकिन पुलिस सक्रिय तो हुई, लेकिन अनेक संदेह भी पैदा होते हैं। इसमें अनेक संदेह इस तरीके से पैदा होते हैं कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक नगर अध्यक्ष का ट्वीट आता है इस तरीके के, मतलब जनता के आक्रोश को पढ़ ना पाने के बाद भी, जनता के आक्रोश को आप पढ़ रहे हो, उसके बाद आप अगर आरोपी के पक्ष में खुलकर ट्वीट कर रहे हो कि बस हो गया ना, हो गई ना तसल्ली, आपने जो है कोरोना में आपने अपनी सेवाएं दी हैं और उसके बाद जो है इस
इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं, ये सब चीज़ें कहने का मायने क्या है? और अपने आप को विधि विशेषज्ञ बता रहे हो आप, ये सीधा सीधा बताता है कि बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। यानी कुल मिला के यह है कि इसमें सत्ता पक्ष का और अस्पताल संचालक का और कई सफेदपोश लोगों का इसमें एक जो है नेक्सस काम कर रहा है। यह नेक्सस तभी बेपर्दा हो सकता है जब कोई उच्च स्तरीय जांच कमेटी इसकी जांच करे। अच्छा, ये कांग्रेस के लोग जो हैं, जनप्रतिनिधि हैं जी, ये मतलब उतना खुल के विरोध नहीं कर पा रहे, तो जी। इसमें क्या लगता है कहीं ना कहीं ये कहाँ क्या मामला क्या है ये? निश्चित रूप से इनकी चुप्पी कहीं ना कहीं कचोटती है और ऐसे मामलों में इनको बोलना चाहिए, क्योंकि यह मामला सीधे सीधे जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि इसमें सत्ता पक्ष के एक विधायक जो कि सार्वकालिक असंतुष्ट विधायक के रूप में जाने जाते हैं और एक अस्पताल के संचालक भी हैं, वो भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। और विपक्ष के विधायकों को भी कम से कम इसमें अपनी सक्रियता का परिचय देना चाहिए। निश्चित रूप से गलतियां दोनों तरफ से हैं, इसमें इस बात से इनकार नहीं करता हूं, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि मोखा ने जो है सभी पक्ष के सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों को अपनी जेब में रखा हुआ है और यही कारण है कि उसके खिलाफ एक भी आवाज नहीं उठ रही है और जनता के आक्रोश को हमारे जनप्रतिनिधि पढ़ने में नाकाम रहे। जनप्रतिनिधियों की जो खासतौर पर अपन बात करें, जो विपक्ष में बैठे हुए हैं जहाँ के विधायक है, कांग्रेस के विधायक, इनकी चुप्पी आपको क्या लगती है कहीं ना कहीं कुछ मतलब जो जनप्रतिनिधि बन के आते जनता की बात करना चाहिए, इनकी चुप्पी नहीं बताती कि जनता की आवाज को सही ढंग से उठा नहीं पा रहे? ये कहना जल्दबाजी होगी कि वो जनता की आवाज़ को सही तरीके से नहीं उठा रहे हैं, वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन विशेषकर मोखा वाले मामले में उनकी चुप्पी जो है अनेक संदेहों को जन्म देती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसमें विपक्ष के विधायकों से ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है सत्ता पक्ष की। काम उसका ये है कि मशीनरी आपके पास है, फंक्शनरी आपके पास है, कार्रवाई आपको करना है, प्रशासन को आवश्यक निर्देश आपको देना है। जब मुख्यमंत्री जी ऐसे लोगों को नर पिशाच कह गए हैं तो ऐसे पैसाचिक कृत्य करने वालों को जो है हम इंसान तो मान ही नहीं सकते। जब जानवरों से भी गए गुजरा काम इन्होंने किया है तो प्रशासन भी जो है हमने खुद देखा है और आम जनता भी इस बात को देख रही है कि किस तरीके से इनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है, किस तरीके से इनको जो है बाकायदा गाड़ी में बैठा के लाया गया है, जबकि मुजरिमों को हथकड़ी डाल के लाया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, तमाम चीज़ें होती है। एक बार उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, उसके बाद फिर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। ये क्या मामला है? इसकी बाकायदा जो है स्वतंत्र मेडिकल इकाई से जो है स्पेशलिस्ट जो होते हैं, इसके विशेषज्ञ होते हैं मेडिकल के, उनसे इनकी जांच कराई जानी थी, इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना चाहिए था। कल को ये जो है जेल जरूर चले गए हैं, लेकिन अपने आप को जो है अस्वस्थ होकर फिर किसी अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे और जनता की आंखों में धूल झोंकेंगे। जनता को यह लगेगा कि वो जो है उसमें जुडिशियल रिमांड में है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो किसी अस्पताल में जो है बाकायदा सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहा होगा और जो लोग मर गए हैं और जिन लोगों की असमय मृत्यु हुई है उनके परिजनों को न्याय कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये सवाल है। आप इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि जो वैक्सीन है उसमें जीएसटी लगाई जा रही है, जबकि ऐसे मामलों में आपदा में तो तमाम प्रकार के टैक्स माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन हमारे देश की वित्त मंत्री कहती हैं कि हम अगर जीएसटी हटा लेंगे तो वैक्सीन महंगी हो जाएगी और अभी भी वैक्सीन के लिए जो मूल तोल का भाव चल रहा है। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि शहर को जो है और प्रदेश को और देश को जो है एक अराजकता का माहौल बनाकर रखा गया है और ये अराजकता जो है तब तक चलेगी जब तक कि इसमें जो है सरकार अपनी संवेदनशीलता को नहीं अपनाएगी। ये संवेदनहीनता का वातावरण जो है निश्चित रूप से लोगों के लिए जान जोखिम में डाल रहा है और हमारे सामने जो है हमारे कई मित्र, हमारे कई रिश्तेदार, हमारे कई परिजन, कई निर्दोष लोग हैं इस आपदा की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। इसमें जो मौतें हुई हैं जबलपुर में, आंकड़ा तो सरकारी आंकड़ा तो आपको और हमको मालूम है कि क्या बताया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो कई सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौतें हुई हैं। तो क्या इसमें अधिकांश अपन मान सकते हैं कि रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन लगे हैं उसके कारण हो सकती है? निश्चित रूप से इसमें एक कारण ये हो सकता है, सर्वोपरि कारण तो नहीं मानता हूँ। कारण उसका ये है कि इसमें कई बार जो है पेशेंट भी देरी से अस्पताल पहुँचता है, जब उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती तब डॉक्टर भी बचा नहीं पाते हैं और आंकड़े छुपाने का खेल तो जो है सब स्तर पर चल रहा है। सच्चाई जो है चौहानी शमशान घाट में और तलवारा शमशान घाट में आपको दिखाई देगी कि कितनी लाशें जलती हैं और कितने हम अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि ऐसे रेमडेसिविर इंजेक्शन का कब से ये घोटाला चल रहा है और जब ये महामारी आई थी उसके पहले से इंजेक्शन बुलवा के स्टार्ट कर लिए गए थे कि उसके बाद इंजेक्शन बुलवाए गए हैं, ये तो हम लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा ना। इसकी जांच अगर होती तो पता चलता कि ये इंजेक्शन कब आए हैं और किन किन अस्पतालों में गए हैं, कैसे सप्लाई हुए, तब हम ये बता पाते कि इस इंजेक्शन की वजह से कितने लोगों की मौतें हुई। हाँ, लेकिन आपका सवाल इसलिए थोड़ा वाजिब समझ में आता है कि जैसे ही ये रैकेट पकड़ा गया है
हैं। उसके बाद आप देखिए कि पॉजिटिव केस घटना शुरू हो गए हैं, मौतों का आंकड़ा कम गया है। तो इससे कहीं ना कहीं ये तो समझ में आता है कि जो जाने गई हैं वो कहीं ना कहीं उसमें इन इंजेक्शन का भी रोल था। हैं अन्य कारण भी हो सकते हैं, अन्य फैक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन हम रेमडेसिविर, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई मौतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब आपको क्या लगता है कि ये जो अभी काफ़ी ये बिक चुके हैं, लग भी चुके हैं लोगों को, अभी जो मतलब और भी लग रहे होंगे, तो सामने आने ये मामला सामने आए तो सभी को पता है, उससे सजा भी जो भी दे रहा था प्रशासन शासन ने दिया, लेकिन अभी जो लगे हैं और भी ऐसे लग रहे होंगे, तो ये क्या मामले और भी आएंगे साथ, और भी हॉस्पिटल जो यूज़ कर रहे हैं इसको? अब चूंकि अगर पुलिस रिमांड पे लेती और मोखा से पूछताछ करती कि कहाँ कहाँ ये इंजेक्शन, गुजरात पुलिस तो लेने वाली है ना? नहीं, गुजरात पुलिस लेने वाली है, तो मुझे लगता है फिर अभी ये प्रश्न प्री मैच्योर होगा। जब गुजरात पुलिस रिमांड पे लेगी और जब गुजरात पुलिस ट्रांजिट रिमांड पे लेके जब पूछताछ करेगी, तब पता चलेगा कि कहाँ कहाँ किन किन हॉस्पिटलों में इंजेक्शन गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारी अस्पताल के इंजेक्शनों को बदल दिया गया हो। लेकिन अभी इसको मान सकते हैं कि जैसे अगर गुजरात पुलिस को रिमांड पे लेने वाली थी तो मोखा पॉजिटिव आ गया, तो आपको लगता है कि कुछ समय के लिए उसको एक मतलब छूट मिल गई? हो सकता है, क्योंकि ये तो हम देख रहे हैं पहले दिन से कि जिस तरीके से एक पार्टी विशेष के लोग उनके पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं और जिस तरीके से एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है एक हैबिचुअल क्रिमिनल को, उससे ये बात तो समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं तो संरक्षण और प्रेशर मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके के लोग अब जो है उनके पाप का घड़ा भर चुका है, वो ज़्यादा दिनों तक जो है बच नहीं पाएंगे और ये जांच जो है बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि इसमें जो है माननीय न्यायालय भी सुमोटो लेगा और इसमें कुछ जनहित याचिकाएं भी लग रही हैं। तो निश्चित रूप से ये बात जो है दबाने की लाख कोशिश की जाए, लेकिन दबाई नहीं जा सकती है। एक राज्यसभा सदस्य हर चीज पे ट्वीट करते थे, ऑक्सीजन के लिए भी कोर्ट में भी जाने की बात करते रहे, लेकिन अभी इस समय शांत बैठे हुए, तो आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से हर चीज़ में ट्वीट करने वाले और ऑक्सीजन का अगर कोई टैंकर आ रहा है तो उसको भी ट्वीट करके बताने वाले हैं। और हमारे राज्यसभा सदस्य भी कह सकते हैं हम, और एक हमारे सत्ता पक्ष के विधायक भी हैं जो शाश्वत असंतुष्ट विधायक हैं, वो भी हर चीज़ में ट्वीट करते थे, हर चीज़ में जो है फेसबुक पे सक्रिय हो जाते थे सरकार को घेरने के लिए। लेकिन वो मोखा वाले मामलों में दोनों की चुप्पी और दोनों का कोई भी ट्वीट न करना अनेक संदेहों को जन्म देता है। ऐसा कुछ जानकारी मतलब सामने आ रही है, कुछ बातें भी आ रही हैं कि जनप्रतिनिधि कुछ हैं तो वो मोखा के पार्टनर भी हैं, तो इसको क्या कुछ किस निश्चित रूप से, क्योंकि इस अस्पताल संचालक के साथ साथ एक रियल एस्टेट कारोबारी भी था वो, और हमारे कई जनप्रतिनिधि रियल एस्टेट के कारोबार में भी है। तो ये अगर कानाफूसी हो रही है, ये विस्परिंग हो रही है, तो हो सकता है इसके पीछे सच्चाई भी हो, लेकिन मेरे पास इसका चूंकि कोई एविडेंस नहीं है इसलिए मैं कह नहीं सकता। लेकिन ये बात सही है कि एक इनका नेक्सस तो है जनप्रतिनिधियों के साथ जो कहीं ना कहीं बचाने के लिए काम करता है। मोखा का ये जो नकली मामला आया, मोखा को अंदर किए, तो आपको क्या लगता है कि और भी हॉस्पिटल्स की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपसे कहा है कि ये समुद्र में डूबे हुए ग्लेशियर की नोक मात्र है मोखा की गिरफ्तारी। इसमें तो बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, कई अस्पतालों के संचालक इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें नर्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी भी संदेह के दायरे में हैं। कुछ हॉस्पिटल में तो कांग्रेस भी निश्चित रूप से मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि आजकल अस्पताल चलाना भी फायदे का धंधा हो गया है, इसलिए इसमें कई जो है सफेद पोस्ट लोग भी पार्टनर बन गए हैं। तो इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें कई अस्पतालों के संचालकों से भी पूछताछ की जानी चाहिए, और खासकर उन अस्पतालों के संचालकों से जरूर पूछताछ करनी चाहिए जिनका पेशा ही चिकित्सक का नहीं है, जो रियल एस्टेट के कारोबार से जो है अस्पताल संचालन के पेशे में आए हुए हैं। इस तरीके के अस्पतालों पर सबसे पहले संदेह की सुई जाती है, उनसे तो जरूर पूछताछ होनी चाहिए। अभी आपको क्या लगता है ये सब घटनाक्रम हुआ तो अब सरकार को सरकार का क्या अगला स्टैंड हो सकता है? मैं बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से आश्वासन दिया है और जिस तरीके से वह इनको आजीवन कारावास के लिए कानून लेके आ रहे हैं, जैसा कि गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा है कि इस तरीके के लोगों को जो नकली रेमडेसिविर का कारोबार कर रहे हैं या नकली दवाइयों का कारोबार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम आजीवन कारावास की सजा देंगे। आपने देखा होगा लव जिहाद वाले मामले में भी लोगों ने जो है एक कानून बनाया था, और उसमें इन्होंने बाई हासिल की थी कि भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश जिसने लव जिहाद के बारे में एक कानून बनाया है। तो हम चाहते हैं कि एक कानून इसके बारे में बनाया जाए भारत में सबसे पहले, कि जो इस तरीके के नकली रेमडेसिविर के कारोबार से और जो बिस्तर बेचने के और जो मरीजों को मारने के सुपारी लेने वाले जो सुपारी किलर हॉस्पिटल है, उनके संचालकों को भी हम जो है कानून सम्मत कार्रवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित एक सवाल अभी लोगों के मन में भी उठ रहा है, और हम आप भी सोचते हैं कि सीएम इतनी बड़ी बड़ी घटना, जैसे गैलेक्सी हॉस्पिटल का मामला आया, वहाँ 5 लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो जाती, न जाने और कितने मौतें। सीएम साहब तब जबलपुर में नहीं आते और अचानक मोखा वाला केस आता है, सीएम का अचानक आना और फिर एकदम से ये होना, तो कहीं ना कहीं ये संयोग हो सकता है
कि मोखा का कांड हुआ और उसके बाद सीएम साहब का आगमन हुआ, लेकिन घोषित रूप से तो यही बताया गया था कि वो आपदा प्रबंधन समिति की बैठक लेने के लिए आए हुए थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया और उनके जाने के बाद जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत रासुका की कार्रवाई हुई मोखा के ऊपर, इससे यह तो पता चलता है कि उसके विरुद्ध किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती गई है। लेकिन मैं लोकल जनप्रतिनिधियों के बारे में अभी भी डाउट करता हूं कि वह कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहे हैं। तो अभी एक प्रकार से ये मामला को था, मीडिया ने भी काफ़ी हद तक उठाया, क्योंकि मीडिया के ऊपर भी काफ़ी उंगली उठती थी, लेकिन अभी मीडिया भी निश्चित। तो आपको क्या लगता है कि मीडिया अभी एक प्रकार से ठीक काम कर रहा है? निश्चित रूप से एक विसिल ब्लोअर की भूमिका में है। जो काम हमारे विपक्ष के जनप्रतिनिधि को करना चाहिए था, या जो काम हमारे जो है सत्ता पक्ष के नुमाइंदों को करना चाहिए था, वो काम करने के लिए भी हमेशा की तरह मीडिया को आगे आना पड़ रहा है और जनता की आवाज़ बनना पड़ रहा है। और अभी तक की जो मीडिया की भूमिका है वह निश्चित रूप से सराहनीय है, क्योंकि मीडिया का काम सवाल करना है और असुविधाजनक सवाल करना है। और असुविधाजनक सवाल से ही जो है निश्चित रूप से जो हमारे शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं वह कहीं ना कहीं कुपित होते हैं। लेकिन मीडिया अपना काम बखूबी कर रहा है। अगर उनके सवालों से अगर किसी की नींद हराम हो रही है या किसी का चैन बेचैन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मीडिया अपनी भूमिका पे खरा उतर रहा है। ये बात सही है कि मीडिया अब खरा उतर रहा है और मीडिया को ही अपने जवाबदारी तय करनी है और मीडिया को ही ऐसे जो मामले हैं वो बढ़ चढ़ के उठाने पड़ेंगे, तभी काफ़ी इस प्रकार के जो काम हो रहे हैं ये सामने आ पाएंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, हम एक नए मुद्दे के साथ फिर जल्दी आपसे मिलेंगे। नमस्कार।